नमस्कार। न्यूज 18 के इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आनंद नरसिम्हन और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी, आज का विषय काफी ज्वलंत है और एक एक हिसाब से कहा जाए तो फिर हम सबको इसको संज्ञान में लेने की भी आवश्यकता है, क्योंकि क्या अब ऐसे समय में जब ऐसा लग रहा है कि देश सेकेंड वेव से पार पा चुका है और कहीं ना कहीं परिस्थितियां इम्प्रूव हो रही हैं, एक तरह की राजनीति हम देख रहे हैं, लाशों की राजनीति। क्यों किया जा रहा है ये और इसकी वजह क्या है? देखिए, ये कहीं न कहीं एक डेस्परेशन है कि आप जो है क्या-क्या मुद्दे तलाश सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ये किस तरीके से शुरू हुआ। आप फ़ेज़ 1 को याद करिए। अपोज़िशन कई कई बड़े चेहरे हैं जो कि भविष्य को अपने को प्रधानमंत्री मानते हैं। हुँ, उन्होंने कहा कि इस देश में 4 करोड़ लोग मर जाएँगे, 3 करोड़ लोग मर जाएँगे, 5 करोड़ लोग मर जाएँगे। ये जो है सो प्रोजेक्शन थी। किस तरह का भय का माहौल खड़ा किया गया था और फ़ेज़ 1 में क्या हुआ? उन्हें घनघोर निराशा हुई। भारत ने कोरोना की महामारी का डटकर मुकाबला किया। जो आशंकाएँ जताई जा रही थी, उस हिसाब से कोई कैज़ुअल्टी हुई नहीं। तो ज़ाहिर है ये सब लोग मन महसूस कर रहे हैं। आप फ़ेज़ 2 को याद करें, ऑक्सीजन को लेकर कोहराम मचा, वो कोहराम 10 दिन में खत्म हो गया। सवाल ये है कि फिर अपने को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए और वो भी जबकि आपको ग्राउंड पर जाकर कोई मेहनत नहीं करनी है, चुनाव में ही सिर्फ दृष्टिगोचर होना है, तो फिर ट्वीट का सहारा है। तो आप कुछ न कुछ तो भई कुछ तस्वीरें होंगी, कुछ रिपोर्ट्स होंगी, आप उनको ट्वीट करेंगे और फिर कोशिश ये करेंगे कि भई इसके ज़रिए मैं बना रहूँ खबरों में। तो अब हालात ये हैं कि नेता जो है अपनी बात को रखने की जगह आजकल जो सो अखबार और अखबार भी छोड़िए विदेशी अखबार, हुँ, उनकी खबरों को ट्वीट करके जो है पॉलिटिकल स्कोर सेटिंग करने में लगे हुए हैं और इसमें जो है अब मामला लाशों तक आ पहुँचा है। आपने देखा कि किस तरीके से पहले जो बक्सर या फिर गाज़ीपुर के आस-पास जो है सो लाशों की तस्वीरें जो नदी के किनारे, गंगा के किनारे लगी थी, उसको लेकर कोहराम मचाया गया। कह रहे साहब ये तो सारी लावारिस लाशें हैं जो है सो मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। पता ये चला कि भाई उस इलाके में जो है सो एक तरह से वर्षों से ये होता है कि हुँ, लोग जो है मुखाग्नि देके और शव जो है गंगा में फेंक देते हैं। पहले पत्थर बाँधा जाता था, नहीं बाँध पाए कोरोना की वजह से तो शव किनारे लग गए। आपने कुंभ का देखा, हुँ, जो कुंभ स्थान है इलाहाबाद जो कि प्रयाग जिसे हम आप आधिकारिक तौर पे हुँ, कह रहे हैं और जो प्राचीन नाम भी है, उस हुँ, प्रयाग में आप देखिए जो संगम के किनारे जो बॉडीज़ दिखाई गई और कहा गया कि देखिए साहब क्या तबाही मची हुई है कि क्या होगा? यहाँ पर हुँ, इतने बड़े पैमाने पर जो सो सौ अरे साहब आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अब आपने देखा कि सत्य क्या है? हर साल इसी तरह के नज़ारे होते हैं वहाँ पर। चूँकि वहाँ पर भी कुछ परंपराएँ हैं, उसी तरीके से शवों को जो है सो वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, दफनाया जाता है, तो 3 साल पुरानी अगर अखबार की आप रिपोर्ट्स देखें, तो भी उसमें वही तस्वीर नज़र आएगी। जब वहाँ से भी निराशा हाथ लगी है, तो अब जो है, एक अमेरिकी अखबार पर जो है सो आस जग गई है और अमेरिकी अखबार क्या कर रहा है कि भई हुँ, प्रोजेक्शन क्या होगा कि कितने लोग मर सकते हैं या कितने लोग मरे हों। अब आप सोचिए, जहाँ पर लोगों को होप देना, लोगों को उम्मीद देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए एज़ ए पॉलिटिकल क्लास, हम इस बात पर जो है भांगड़ा कर रहे हैं कि भई इस अखबार ने ये कह दिया कि भारत में तो भई आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और इतने लाख, इतने करोड़ लोग जो है मरेंगे। अब मतलब आपकी जो है सो बेचैनी, आपकी जो है सो वैचारिक दरिद्रता किस लेवल पर है कि आप शवों के आंकड़ों को लेकर राजनीति करने में लगे हुए हैं। कि नहीं जी जो सो हमें इतने मौतों से संतोष नहीं है। ये जब इतनी मौतें दिखाई जाएँगी तो मुझे संतोष होगा। फीलिंग तो यही मानी जाएगी ना। हुँ, और सवाल ये कि किन अखबारों का? इतिहास याद करिए हम 2021 में बैठे हैं। हुँ, 1975 में जून के महीने में जब इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, तो हुँ, उस वक़्त जो पार्टी सत्ता में थी, ज़ाहिर है कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। हुँ, जो तमाम विदेशी अखबारों ने जब विरोध किया उस इमरजेंसी का, तो उसको कहा गया कि भई यह जो सो इंपीरियलिज़्म, वेस्टर्न इंपीरियलिज़्म के ये सब टूल हैं, उनके उपकरण हैं और भारत की नेगेटिव तस्वीर पेश कर रहे हैं। और इस चक्कर में जो सो वाशिंगटन पोस्ट से लेकर तमाम अखबारों के प्रतिनिधियों को एक्सपेल्ड किया गया। जो गार्जियन और इकोनॉमिस्ट आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके संवाददाताओं को देश छोड़ के भागना पड़ा। बीबीसी के बहुत ही मशहूर करेस्पोंडेंट मार्क ट्रेली, हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से उनको सुनते पढ़ते आए। उनको बीबीसी को रिकॉल करना पड़ा।
उस समय तो ये सारे के सारे जो है वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, पूंजीवाद उनके टूल हुआ करते थे उस पार्टी के लिए जिसने इमरजेंसी लगाई थी इस देश में। और विधि की विडंबना देखिए कि आपको जो है 1975, आज हम लोग 2021 में बैठे हैं। मतलब अमूमन आप देखिए जो सो 46-47 साल बाद आज वो अखबार जो है उस पार्टी के लिए अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने का साधन हो गए। तो राजनीति कहां से कहां पहुंच गई है, आपके स्टैंड कहां से कहां पहुंच गए हैं, उसका ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। और मुझे लगता है कि एक आदमी की भी मौत हो दुखद है। जी। सच्चाई है कि सेकेंड वेव हम लोगों के लिए, देश के लिए भारी पड़ी है, निश्चित तौर पर हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन इस देश की कंबाइंड एनर्जी, स्ट्रेंथ, ताकत जो है इस चीज में लगाई जानी चाहिए कि हम किस तरीके से कम कर सकें मौत को, किस तरीके से लोगों की जीवन जुन को हम बचा सकें, न कि हम लाशों की संख्या पर राजनीति करें। और अब कर क्या रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने आप ये तस्वीर पेश करने में लगे हैं कि भारत एक अत्यंत ही नकारा देश है जो कि अपने लोगों की मौत को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर राजनीति का ये स्तर है तो फिर अब कल्पना की जा सकती है कि इन लोगों का देश के लिए क्या एजेंडा होगा, और ऐसे लोगों से फिर देश क्या उम्मीद करे। ये तो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं ना। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको प्रकाश में लाया जाना चाहिए। अब जैसे कि देखिए कल झारखंड से खबर आई कि भाई वहां पर देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन का वहां दुरुपयोग हो रहा है, वेस्टेज हो रही है। आंकड़े क्या है कि नहीं साहब, जो सो बहुत सारे हमने लोगों को वैक्सीन लगा दिया लेकिन उनके हमने नंबर्स जो है सो सिस्टम में नहीं डाले। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। कोविन का पूरा सॉफ्टवेयर ही इसलिए बनाया। तो मेरा ये कहना है कि जो जहां पर राजनीति इस लेवल तक चली जाएगी कि आप जो है मौत के आंकड़ों पर आप भांगड़ा करने के लिए तैयार होंगे, आप खुशी से अट्टहास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो ये समाज या इस किस्म की राजनीति जो है वह कितनी बीमार हो चुकी है, वो मानसिकता कितनी बीमार हो चुकी है। और ये मुझे लगता है कि सबसे अलार्मिंग, कभी जो है सो इस तरह की चीजें, मौत पर इस तरह की राजनीति तो कभी नहीं हुई, और वो भी संख्या को लेकर आप कल्पना करिए, कभी नहीं। लेकिन अब वो भी हो रहा है और ये जो है सो कड़ी सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें तथ्य और आंकड़ों से अगर इसको काउंटर करें और अगर इसको उससे उस लिहाज से तोल कर देखें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो उसको मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, हम किस देश के आर्टिकल्स और किस देश की मीडिया पर भरोसा कर रहे हैं। उस देश की मीडिया, एक न्यूयॉर्क टाइम्स या एक वॉशिंगटन पोस्ट, जिसके खुद के आंकड़े 6 लाख छू रहे हैं, 6 लाख मौतें हुई हैं अमेरिका में और आज भी पिछले 24 घंटों में 676 लोगों की मृत्यु हुई है। एक ऐसा देश जहां पर टोटल कोविड का केस लोड, जो कि दुनिया का सबसे आधुनिक और अग्रिम देश माना जाता है, वहां टोटल कोविड का केस लोड 3 करोड़ 32 लाख है। भारत में कोविड का केस लोड 2 करोड़ 72 लाख है, जिसमें कि 2 करोड़ 42 लाख उसमें से जो है वो रिकवर भी हो चुके हैं। ये हमारा केस लोड है। भारत का केस लोड, अगर डेथ्स की अगर बात करें तो 3,11,000 मौतें हुई हैं, जबकि 5,92,000 मौतें, मृत्यु जो है वो यूएस में हो चुकी है। यूएस का मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1.8% है, भारत का जो है 1.1% है। तो हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो अपने लिए अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बताता है, जिसकी वाइस प्रेसिडेंट ये कहती है कि 50% अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुका है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ 24 घंटे में 700 मौतें हो रही हैं और आपके जो आंकड़े हैं वो आसमान आज भी छू रहे हैं। आप कौन होते हैं किसी और देश के आंकड़े और उसके फोरकास्ट को देखने वाले? ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, अगर आप संक्रमण के दर को देखें और जिस तरह से हैंडल किया गया है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारी राजनीति में हमारे नेता, देश के नेता इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश ने, हमारी इस चरमराती हुई सिस्टम ने भी कोविड को तोड़ दिया है। कोविड का हमारा बेस 138 करोड़ की जनता, अगर आप ऑफिशियली नंबर पकड़ें, और कोविड का केस लोड 3 करोड़ से नीचे है। 2 करोड़ 72 हजार टोटल केस लोड है भारत में। आप कहें कि ये भाई तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, आप इसको इंटू 2 भी कर दीजिए, तो भी भारत जैसे देश में जहां ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 60% पॉपुलेशन को कोविड हो जाएगा, 138 करोड़ का 60% क्या है? आप कह रहे थे, आप ये अनुमान लगा रहे थे कि कम से कम, आप जो जिस तरह से बातें चल रही थी कि कम से कम 30 से 40 करोड़ की जनता को कोविड हो जाएगा, और आज हमने इसे 3 करोड़ के नीचे समेट के रखा है, इतनी इतनी भयानक सेकंड वेव के बावजूद।
क्या इस ऑपोजिशन को या देश की इस राजनीतिकों को ये बात नहीं पच रही है कि हम बच गए, जानें बच गईं? कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये अपनी राजनीति के लिए और भी लाशों की झड़ियाँ बिछाना चाहते हैं? देखिए, गिद्धवृत्ति तो है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप ध्यान रखिए कि जो है पहली वेव में क्या-क्या नहीं कहा गया। कहा गया ना कि भई 3 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग मरेंगे इस देश में। आप कल्पना कर सकते हैं? क्या यह देश को उम्मीद बंधाने वाली बात थी? या देश के मनोबल को तोड़ने वाली बात थी? और उसमें जो है सो ज़ाहिर है आपको मुँह की खानी पड़ी, नहीं हुआ, तो आप बिलबिला उठे। अब कोविड के सामने जो लड़ाई है ज़रा उसको देख लीजिए, आप किस तरह का सहयोग कर रहे हैं। जब सरकार ने पहले फेज़ में लॉकडाउन किया, तो आपने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। जब सरकार लोगों को रोक रही थी कि भई आप जहाँ हैं वहीं रुके रहें, तो आपने पूरी ताकत से कोशिश की कि लोग कैसे बॉम्बे या दिल्ली से भाग-भाग कर अपने गाँव में पहुँचे और जो है मौत का आंकड़ा बढ़ सके या संक्रमण का आंकड़ा बढ़ सके। जब अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही थी, उसमें आपने कोशिश की कि आप उसको चरमराएँ। आपने हर हुँ, किस्म का सहयोग किया। जब ये हो रहा था कि नहीं भई लॉकडाउन को जो है सो ढंग से एनफोर्स करना चाहिए, आपने छूट देने की बात की, बोला कि भई राज्यों के अधिकारों पर यह जो है सो हस्तक्षेप। जब ये कहा गया कि नहीं भई आप वैक्सीनेशन के लिए जो सो जाएँ, देश में वैक्सीन इज़ाद हो चुकी है, तो आपने कहा कि नहीं, नहीं ये तो मोदी वैक्सीन है, फर्जी वैक्सीन है, कोई इस वैक्सीन को ना ले। जब आम आदमी के लिए वैक्सीन खोला गया तो आप आगे बढ़कर उदाहरण पेश करने की जगह कि हाँ भाई मैंने वैक्सीन ली है, अपने समर्थकों से ये कहें कि आप भी वैक्सीन लीजिए, तो आपको इस बात की पीड़ा होगी कि अगर मैं जाके खुद वैक्सीन लेके अपना फ़ोटो खिंचाऊँगा, तो ये तो मोदी की जीत मानी जाएगी। क्या अगर मुझे भी वैक्सीन लेना पड़ा तो आपने जो है सो वैक्सीन ली भी तो जाके चोरी-छिपे ली, मुँह छुपा के ली। जब वैक्सीन लगाने की बात हुई, तो पहले आपने कहा कि नहीं जी आप खुली छूट दे दीजिए, राज्य जो है खुद समर्थ हैं, वो जो है सो ग्लोबल टेंडर खरीद के जो है सो करके जो है सो खरीद लेंगे वैक्सीन। जब आपको छूट दे दी गई, तो फिर आपका रोना-धोना शुरू हो गया, कि नहीं जी अब तो केंद्र खरीद के दे। अब जिन सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाला, मुझे लगता है दुनिया की जो बड़ी फार्मा कंपनियाँ उन्होंने उनको उनकी औकात बता दी, कि अपने देश में हेडलाइन लेने या जो सो हल्की सियासत करने में आप मग्न रहिए, आपकी औकात हमारे लिए कुछ नहीं है और हम आपको वैल्यू तक नहीं करते। आप याद करिए, हुँ, जितने भी और खासतौर पे विपक्षी पार्टियों की सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, उन तमाम बड़ी दवा कंपनियों ने जस्ट फाइज़र और मॉडर्ना के लिए दिन-रात स्यापा कर रहे थे, कि भई जो है सो अपनी एक वैक्सीन तो बेकार है, फाइज़र बहुत इफेक्टिव है, मॉडर्ना बहुत इफेक्टिव है। दोनों ने एक तरह से कस के चाँटा लगा दिया कि भई हम तो आपको गिनते ही नहीं, आप लोग रिलायबल ही नहीं हो, हम तो आपको बेचेंगे ही नहीं। कई कंपनियों ने ये कहा कि नहीं जी, जो है सो हम जो है सो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो उनसे आप डील करिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोट किया। आपने कहा कि नहीं, नहीं भई ये दर तो बहुत महँगी है, हम इस दर पे खरीद नहीं सकते। कि अब जो है सो कोर्ट को कहा जाए कि भई कोर्ट इंटरवीन करे और वो केंद्र सरकार को आदेश दे कि नहीं जी, पूरे देश के लिए आप वैक्सीन खरीदिए विदेशी मार्केट से और फिर जो है सो हमको दीजिए और हम लगवाएँगे। और लगवाएँगे किस तरीके से? अपनी फ़ोटो लगा के। आप देखिए, छत्तीसगढ़ कोविन का सॉफ्टवेयर है, सेंट्रलाइज़ बनाया गया कि भई पूरे देश में जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उसको ट्रैक किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना खुद का अलग से सॉफ्टवेयर बनाया, क्यों? ताकि वहाँ छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री की अपनी तस्वीर लग सके। यही हाल जो सो देश के बाकी राज्यों में भी है, जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं। तो आपको कोरोना के सामने लड़ाई थोड़ी लड़नी है। आपको वैक्सीनेशन करने में थोड़ी इंटरेस्ट है। आप तो अपनी फ़ोटो चमकाना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो चमकाइए, सकारात्मक कारणों से चमकाइए। खरीदिए ना वैक्सीन, लेके आइए। कल तक तो आप जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मत्थे ठिकरा फोड़ रहे थे कि अरे भाई दुनिया के बाजारों में उपलब्ध वैक्सीन क्यों नहीं खरीद के लाते फटाफट। अब आपको बताया जा रहा है कि आपके जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत लंबी चौड़ी क्यू लगी हुई है। आज आप ऑर्डर करोगे तो 1.5 साल बाद वैक्सीन मिलेगी। तो अब जाकर समझ में आ रहा है ना कि सच्चाई क्या है। तो बातों की जुगाली करना एक बात है और उसको धरातल पर उतारना जो है सो बिल्कुल अलग बात है। और ये सारे के सारे बड़े बड़े बयान बहादुर और सरकारें जो कि ये कह रही थी कि आप हमें परमिशन दे दीजिए, हम तो खुद अब वैक्सीन बनवा के लगवा देंगे। एक भी सरकार जिसने कि बड़े-बड़े दावे किए, क्या उसने अपने राज्य में वैक्सीन बनाने का कोई प्लांट लगवाया? भारत बायोटेक ने तो कह दिया कि हाँ भाई ले लीजिए, हम आपको बता देते हैं। सब जो है सो दुम दबाकर भाग खड़े हुए। तो ये जो राजनीति है, अगर आप पूरा का पूरा अगर आप वैक्सीन के सामने आप या कोरोना के मामले में जो सो अगर पूरी की पूरी राजनीति देखें, तो ये कोई अकेला नहीं है कि मौत की आँखों का मामला है। यह तो शुरू से लेकर आखिर तक हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर होता रहा है। तो अगर जो है सो हम तो क्या है कि वो जो डेस्परेशन होती है ना कि भाई ये नहीं चला, अरे यार ऑक्सीजन वाला मामला पिट गया, वो तो अरे यार इन लोगों ने व्यवस्था कर ली, तो चलो जो सो मेडिसिन वाला जमा करें, मेडिसिन वाला नहीं हुआ तो ये करें, अब और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कब्रिस्तान और शमशान से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं।
और मुझे लगता है कि शायद कब्रिस्तान और शमशान तो नॉर्मली आमतौर पर कोई सुबह सवेरे चर्चा भी नहीं करना चाहता। दुखद चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ जो है सो पूरे 24 घंटे जो उसी पे राजनीति चल रही है, और उसमें उन अखबारों का, विदेशी अखबारों का हम सहारा ले रहे हैं, उनको माथे पर पालकी की तरह लेके घूम रहे हैं, जो कि कभी उन पार्टियों के लिए जो है वेस्टर्न इंपीरियलिज्म या बाजारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक थे। अब सारे के सारे जो है सो एकदम पुण्य कमाने वाले अखबार बन गए, क्योंकि जो है सो क्या कर रहे हैं, वो जो है सो मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो जो भी मोदी की आलोचना करे वो सबके सब पुण्य के भागीदार हैं, और उसका फायदा उठाया जा रहा है या कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये जितना इस पर मंथन होता है उतना ऐसा लगता है कि कई सारे राजनीतिक हैं और विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने मोदी विरोध के चक्कर में ये सोचा कि चलिए लोगों को मरवाते हैं, चलिए लोगों को मरने देते हैं। जितने लोग मरेंगे उतना मोदी के खिलाफ गुस्सा बढ़ा होगा और उतना हमारी राजनीति चमकेगी और हमारी वापसी का रास्ता ठीक होगा। क्या ये इतनी संकीर्ण सोच है हमारे देश की राजनीति में? और दूसरी बात ब्रजेश जी, आपने छत्तीसगढ़ की बात की, उधर का वैक्सीन वेस्टेज रेशियो देखिए कितना बड़ा है। ये ऐसा प्रदेश है जिसने कोवैक्सीन की खेप को ठुकराया था, जिसके हेल्थ मिनिस्टर ने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए थे। ये ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा आज मृत्यु दर भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आप विपक्षी राज्यों को देखें, महाराष्ट्र में खुद 3 लाख जो मृत्यु का दर है, 3,11,000 हमारे देश के अंदर, उसमें से 85 से 87 हजार मृत्यु जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में हुए। कोई सवाल पूछ रहा है? झारखंड का मुख्यमंत्री बेशर्मों की तरह कहता है कि मैं तुमको कफन मुफ्त में दूंगा, आपको कफन के पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। ये उसका कहना है। अलग अलग प्रदेशों में, राजस्थान की बात करें तो उन्होंने तो मृत्यु के दर छुपाए हैं। अकेले झुंझुनू में इतनी मृत्यु हुई है जितना पूरे प्रदेश में, प्रदेश के आंकड़े वो गिनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे राज्य में। इस तरह की बातें, इस तरह का काम, इस तरह का कृत्य कर रहा है विपक्ष के नेतृत्व में राज्य सरकारें ये काम कर रही हैं। और ये लोग हैं जो मोदी विरोध में इतने खोए हुए हैं कि इनको पता भी नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। अब ये देखिए ना भाई, जिस अखबार को कोट करके मध्य प्रदेश में आप देखिए राजधानी भोपाल के शमशान की तस्वीरें जो सो दिखाई गई और पूरी दुनिया में जो है सो उसका प्रदर्शन किया गया कि भाई आप देखिए, सरकार तो कह रही है कि 4 लोग मरे हैं और यहाँ पर जो है 40 लोगों की लाशें जल रही हैं। उसी अखबार ने मध्य प्रदेश को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की कि भाई जो है किस तरीके से मरने वालों का आंकड़ा जो है ज्यादा है। आपने कोहराम मचा दिया। उसी अखबार ने, मजे की बात है, राजस्थान में जाकर जो है आपने जिस झुंझुनू का जिक्र किया या बाकी भी कुछ जिले हैं वहां के आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े और वहां पर जो लोगों की मौत हुई है उसके आंकड़े जारी किए। आपने चुप्पी साध ली। आपने देखा क्या कि कोई उस पर बोल भी रहा हो? तो ये जो सो आपने कहा ना, यह जो है सो सुविधाओं का सवाल है, यह राजनीति का सवाल है। अगर एक राज्य में जो सो मौत होती है, आंकड़ों में कुछ गड़बड़ है तो हम हल्ला मचाएंगे, अपने पर बारी आती है, अपने में कुछ खराब दिखता है तो चुप्पी साध लेंगे। आपने छत्तीसगढ़ की बात कही, सबसे ज्यादा संक्रमण की रफ्तार भी एक समय वही थी। वैक्सीन वेस्टेज की भी तादाद वहां काफी अधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रायोरिटी क्या आप देख लीजिए। जब चुनाव हो रहे थे तो एक तरफ आप कह रहे थे कि भाई बीजेपी के नेता क्यों पश्चिम बंगाल में कैंपेन करने जा रहे हैं, भाई इसकी वजह से कोविड के सामने की हमारी लड़ाई जो है सो कमजोर पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? आजकल तो कांग्रेस की राजनीति में वो सबसे बड़े दुलारे हैं ना हाईकमान के। वो तो असम में पार्टी की बागडोर संभाले हुए थे जब राज्य में दनादन कोविड से मौत हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि नहीं जी, वैक्सीनेशन में तो हमें जो उसको वैक्सीन नहीं चाहिए, ये तो मोदी की वैक्सीन है, हम तो खरीदेंगे नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया। उसके बाद क्या हुआ? लगा कि नहीं अब तो वैक्सीन देनी पड़ेगी, प्रेशर बढ़ रहा है, तो नहीं जी हम वैक्सीन तो देंगे लेकिन जो सो हम अपनी अलग से सिस्टम इवॉल्व करेंगे, हम अपना अलग सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उस पर मोदी की तस्वीर नहीं आने देंगे। हम तो जो है अपने मुख्यमंत्री उनकी तस्वीर छापेंगे। और दिया एक उसके नया बाद से पैसा क्या नहीं हुआ? ये प्रायोरिटी है। देखिए। इसके बाद अभी जो है आपने जो टूल किट का विवाद चला कि भाई सच्चाई जो भी हो, आपने दिल्ली में जाकर एक मामला दायर किया। जब लगा कि अब जांच जो है शायद वो भारी पड़ रही है या फिर दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, या जिनको कोट करके आप जो लड़ाई कर रहे हैं उस ट्विटर या जो भी है प्लेटफॉर्म, उनके सामने जांच हो रही है, तो आपने कहा कि नहीं नहीं अब हमें तो यहाँ केस कही चाहिए नहीं। आपने विड्रॉ किया, जाके छत्तीसगढ़ में रजिस्टर कर लिया कि भाई वहां आपकी सरकार है। तो जहां पर इस तरह के मामले भी जो है यह देखकर जो है सो फाइल किए जाते हो कि कहां पर अपनी सरकार है, हम वहां पर कौन सा स्क्रीन दे पाएंगे, वहां पर लगता है कि कोविड आपकी प्राथमिकता में है। तो फिर यही होगा ना जो हो रहा है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य पालने की जरूरत नहीं है। अब पंजाब में देखिए,
जब कोविड के मामले में एक तरफ हो रहा था कि भाई आप वेंटिलेटर्स को नहीं यूज कर रहे हैं, आपने डंप करके रखा है, छोटे छोटे बहाने करके आप जो है नहीं चालू कर रहे हैं, जिससे वहां लोगों की जान जा रही है, उसमें आप क्या कर रहे थे? वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, चूंकि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी को खुश रखने के लिए आप मलेरकोटला को एक अलग जिला बनाने की घोषणा करते हैं। तो जहां पर प्रायोरिटी जो है ह्यूमन लाइफ की जगह इस तरह की क्षुद्र राजनीति हो, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना हो, आप कहां उम्मीद करते हैं कि भाई आप लाशों की राजनीति से बच जाएंगे? अगर जहां से भी जो है सो थोड़ी सी इन लोगों को लग सकता है कि भाई जो है सो हमें कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने में आसानी हो, आप उसके लिए जाएंगे। मुझे लगता है कि जो भारत की राजनीति में यही हो रहा है और आप उसी को देख भी रहे हैं। नहीं, सबसे सबसे बड़ी बात है, आपने जब शमशान की बात की, जब मृत्यु के दर बढ़ने लगे भारत में, आज भी देखिए 4,000 मृत्यु हो रही है, अगर मौतें हो रही हैं तो दर्द होता है, लेकिन 3 लाख लोग रिकवर कर रहे हैं ब्रजेश जी। कितनी विपक्षी पार्टियों ने और कितने इन जो आर्टिकल जो है ना, मौत के सौदागर जो हैं, इन लोगों ने इन लोगों पर कहानी लिखी जिन्होंने कोविड को हराया। 3 लाख लोगों ने भारत में एक दिन में कोविड को हराकर घर पहुंचे हैं, रिकवर हो गए हैं पूरी तरह से। उनके बारे में कितने लोगों ने हेडलाइन छापा, कितने लोगों ने कहा कि देखिए ये मेरा भारत है, ये मेरे भारतवासी हैं जो कि लड़कर इस वायरस को हरा रहे हैं, जिनमें आंतरिक एक क्षमता है। 138 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ से नीचे का 3 करोड़ से नीचे संक्रमण का दर है, और उसमें से भी 2.5 करोड़ लोग के करीब, 2.5 करोड़ के करीब तो रिकवर कर चुके हैं। आज एक्टिव केस लोड 25 लाख से कम है। इतनी बड़ी बात है हमारे लिए। और इसको कि इसको किसी ने किसने निकाल के बड़ा चढ़ाकर हेडलाइन बनाकर लिखा है? किसने लिखा है 3 लाख पीपल रिकवर इन इंडिया इन 24 आवर्स? नहीं लिखा किसी ने। दूसरा, शमशान की बात की, निगमबोध घाट पहुंच गए और वहां मौत का तांडव पीछे अर्थीयों के सामने, और वहां पर जो चल रहा है वह शमशान में, वहां पर अब आपने अपनी तस्वीरें लगाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। मध्य प्रदेश के जाकर लगाए, चुन चुन के उन सरकारों पर जहां पर आप सीधा बीजेपी पर निशाना साध सकते हैं। 85,000, अभी 87,000 हो चुका है महाराष्ट्र में। मुंबई में मैं कह रहा हूं आपको, मुंबई में एक भी शमशान घाट में जगह नहीं है। मुंबई की एक तस्वीर लगी है? मुंबई के मॉडल का हवाला जो दे रहे हैं, उन्होंने आज जाकर कहीं पता किया है, पड़ताल की है? मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी, आज जाकर पड़ताल कीजिए, किसी भी शमशान घाट पर, किसी भी इस पर आपको आपको ये नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। इतना मृत्यु दर है वहां पर, और आंकड़े दबाए जा रहे हैं। आप वैक्सीन की डोज आपने आपने लगा दी और उसको आपने रजिस्टर नहीं किया, और आप चाहते हैं कि मैं मान लूं कि हर 10 में से 4 डोज आप वेस्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं भाई हमने उसको रजिस्टर नहीं किया, हमने उसकी एंट्री नहीं की। तो अगर आप वैक्सीन के डोज की एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो फिर कितनी लाशों की एंट्री आपने नहीं की है? छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक, और झारखंड से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक, हर जगह यही चल रहा है। लेकिन जिनको हाईलाइट करना है, उनको वो चुन चुन कर सिर्फ वही बीजेपी रूस शासित प्रदेश, और बीजेपी कहां मोदी को अटैक किया जाए। तो फिर आपका एजेंडा तो फिर पैंडेमिक रिपोर्टिंग नहीं है ना। आपका एजेंडा यह है कि किस तरह से इसको घुमाकर हम मोदी का दोष बना दें। 900 मैट्रिक टन हमारे देश की खपत थी लिक्विड ऑक्सीजन की, उससे 9,000 मैट्रिक टन 15 दिन के अंदर घुमाकर कर दिया। आप मुझे बताइए कौन से शासित प्रदेश, कौन से पिछली सरकार ये कर सकती थी या करके दिखाया हो? कोई एक मुझे उदाहरण दे दीजिए जहां इतना बड़ा टर्न अराउंड इतने कम समय में हुआ। आज जिस राज्यों की आप बात कर रहे हैं, जो दुनिया और विदेश से मंगाना चाहते हैं फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन, फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आपको -70 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना है। अरे लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है, और उसको खरीदने की आपको औकात नहीं है, आप वो भी सेंटर से मंगवाना चाहते हैं। आप फाइजर और मोडर्ना मंगाएंगे? फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन को आप स्टोर कहां करेंगे? जिस वैक्सीन को आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, उधर ही आपकी वैक्सीन की वेस्टेज की दर 10 से 15% या 15 से 30% के बीच में है। आप फाइजर और मोडर्ना मंगाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? और जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमारे देश में 216 करोड़ डोसेज वैक्सीन की प्रोड्यूस होने वाली है। कौन से राज्य ने आज पैसा निकालकर सेंटर को दिया है और कहा है ये मेरी तरफ से मेरे राज्य के लिए 1,200 रुपया प्रति पर्सन या 600 रुपया प्रति डोज मेरी तरफ से है, मेरे राज्य के 18 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए?
ये पैसा मैं आपको सीधा अभी यहां एडवांस में मैं सेंटर में आपको दे रहा हूं, आप मेरे लिए प्रोक्योर कीजिए। किस राज्य ने ये कहा है मुझे बताइए? तो कौन से राज्य को परवाह है लोगों की जान की? कौन से राज्य को परवाह है? कोई भी राज्य नहीं चाहता, हर राज्य चाहता है कि लोग मरे। खासकर विपक्षी राज्यों में यह चल रहा है कि लोग मरे और दोष मोदी को दें। लोग मरे और दोष मोदी को दें। ये मेरे सामने देखिए, 2000 नवंबर 2013 का आर्टिकल है DW.com का, जहां लिखा है कि 3000 लाशें बच्चों की भी गंगा मैया में वाराणसी में फेंकी जाती। 2013 का रिपोर्ट है। अगस्त 2014 नेशनल ज्योग्राफिक ने स्टोरी की है, और जहां अनुमान लगाया है कि हर साल कम से कम 1 लाख शव जो हैं गंगा मैया में बहाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रथा है। फिर 2015 LAtimes.com, फिर यही लिखा है। अब 2013 में कहां कोविड था, 2014 में कहां कोविड था, 2015 में कहां कोविड था, 2016 में कहां कोविड था। और मैं आपको 2017 की रिपोर्ट बताता हूं, जहां पर बौद्ध प्रथा के अनुसार प्रयागराज में गंगा तट पर जब पानी का दर नीचे चला जाता है तो वहां पर शव को दफनाया जाता है, ये कहकर कि जब बारिश में और वर्षा में पानी में उफान आएगा तो फिर जहां से आए थे वहीं चले गए। ये प्रथा है। इसकी भी आर्टिकल्स की गई हैं इंटरनेशनल मीडिया में, और उसी तस्वीर को, जो कि 2015-16 की आर्टिकल्स हैं, उसी तस्वीर को अब लगाकर यह कहा जा रहा है कि ये कोविड की लाशें हैं। ये जर्नलिज्म है और ये राजनीति है, और ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट और मॉरल स्टैंडर्ड्स होल्ड करने वाले बता रहे हैं, और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, जहां तक इरादे की बात करें, जो पार्टियां, जो नेता इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, देखिए क्या होता है राजनीति में, आप एग्जाम्पल सेट करते हैं ना। या तो मान लीजिए आप में बहुत ज्यादा कुवत है, तो कम से कम जो आपके रूल्ड स्टेट है वहां तो कोई मॉडल बनाइए। आपको याद होगा कि कोरोना का जो फर्स्ट फेज था उसमें केरल मॉडल की खूब बात हुई कि देखिए साहब केरल ने क्या काम किया। सेकंड फेज आते आते उस केरल की भी कलई खुल गई, और वहां पर तो राजनीति किस कदर हावी है कि आपने देखा ही कि जब दूसरी बार जो है लगातार जो है अपनी सरकार को बनाने में कामयाब रहे वहां के मुख्यमंत्री पीपी जैन, तो उन्होंने उस स्वास्थ्य मंत्री को ही ड्रॉप कर दिया जिस स्वास्थ्य मंत्री की सबसे ज्यादा तारीफ हुई थी फेज 1 में। और क्या किया उन्होंने, जो नया उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया। अब यह जो है वामपंथी पार्टियां तो सबसे ज्यादा सर्वहारा की बात करती है ना, सबसे ज्यादा जाति के विरुद्ध बात करती हैं, सबसे ज्यादा जो भाई भतीजावाद के बात के खिलाफ आवाज बुलंद करती हैं। उन्होंने अपने दामाद को ही जो है सो बना लिया जो मंत्री अपने ही कैबिनेट में। तो अब नैतिकता वगैरह तो जो है सो किस तरह की होती है आपने देख ही लिया, और ये वो लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा नैतिक आचरण की बात करते हैं। कोरोना के सामने जो लड़ाई थी फेज 1 में, बहुत सारे जो है सो नए नए सितारे गढ़ने की कोशिश की गई कि भाई जो है सो देखिए इस राज्य में ये हो गया, इस राज्य में वो हो गया। लेकिन फेज 2 तक आते आते सच्चाई क्या निकल कर आई, सबसे ज्यादा जो है डेथ जो है उन राज्यों में हुई जहां पर की जो है कांग्रेस या उससे संबंधित पार्टियां, उससे संबंधित कोalition जो है वो सत्ता में है। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। जो कोविड से प्रभावित होने वाले लोगों की तादाद थी, उसके अगर प्रतिशत ग्रोथ के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ लंबे समय तक उस पर टॉप पे रहा। राजस्थान के अंदर अब क्या हालत है, आपने खुद ही जो है सो उस अखबार की रिपोर्ट का जिक्र किया। तो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए अगर आपको नसीहत देनी है बीजेपी को, चाहे वो जहां राज्य सरकारें चला रही है, जहां पर केंद्र में उसकी सरकार है, तो आपको एक मॉडल देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल है, ये हमारा राजस्थान मॉडल है, ये हमारा जो है महाराष्ट्र मॉडल है। देखिए हमने कितना अच्छा काम किया, आप लोग बड़े निकम्मे लोग हैं, आप इस मॉडल को एक्सेप्ट करिए और इसके हिसाब से काम करिए। तो मॉडल तो आपके पास कोई है नहीं। मॉडल के नाम पर जो है सिर्फ और सिर्फ बयान है, और जो सो बयान वो सारे पंक्चर हो जाते हैं 2 मिनट में। एक तरफ आपको बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करते हैं कि भाई हम तो जो है सो अपने लोगों को खरीद के फटाफट लगवा देंगे, खरीदने की बारी आती है तो फिर आपका रोना शुरू हो जाता है। आप खरीद सकते नहीं एक चिल्लर भर, फिर आप कहते हैं कि केंद्र सरकार खरीद के दे। तो केंद्र सरकार खरीद के दे, केंद्र सरकार खरीद देगी, आप कहिए ना कि हम इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं, आप हमारे लिए एक बार कर दिए। नहीं जी, केरल में आप सोचिए कोर्ट में जाकर ये कहा जाता है कि भाई कोर्ट ये कहे कि केंद्र सरकार जो है सो खरीद के हमें दे, कि रिजर्व बैंक से बहुत बड़ा जो है सरकार को डिविडेंड मिला है। अब बताइए भला, अरे भाई स्वास्थ्य तुम्हारा है उत्तरदायित्व,
बार बार में राज्यों के अधिकारों की आवाज बुलंद करने वाले तमाम राज्य सरकार ये क्यों भूल जा रहे हैं कि स्वास्थ्य और अस्पताल ये दोनों राज्यों के विषय हैं। ये कोई कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर आप खड़े हो जाते हैं और कह देते हैं कि भाई मोदी सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। देखिए, मोदी सरकार की अगर कमियां हैं तो निश्चित तौर पर गिनाई जानी चाहिए। आप ये प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन की और क्या जो इतनी बड़ी डिमांड जो सर्ज हो गई, क्या इसके बारे में कहीं कोई इनपुट्स थे क्या? आप कह सकते हैं कि भाई हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अगले 10 वर्षों में किस तरीके से फेज्ड मैनर में काम किया जा सकता है, इसके लिए कोई योजना बन रही है? जहां आलोचना करनी है आप करिए ना, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उससे फायदा होगा। ये नहीं कि आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जो है आप देश की इज्जत, देश की आबरू को भी बर्बाद करने में आपको 1 मिनट की देरी ना लगे, वो भी गलत तथ्यों के आधार पर, प्रोपेगेंडा के आधार पर। आप ध्यान रखिए, गंगा में आपने खुद जिक्र किया, तमाम विदेशी जर्नल्स, टेलीविजन चैनल्स का आपने हवाला दिया। गंगा से जो लाशें जो निकली किनारे पर, या फिर जो है सो संगम पर जो जो शवों के फोटो खींच खींच के जो है सो पॉपुलेट किए गए, क्या जिन्होंने किया उनको नहीं पता था? अरे भाई, चुनाव आता है, आप अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण करके घूमना शुरू कर देते हैं वोट कलेक्ट करने के लिए, और जब निराशा हाथ लगती है तो आप सीधे जो है सो माइटी पॉकेट में पहुंच जाते हैं केरल के चुनाव जीतने के लिए। आपके परिवार की पृष्ठभूमि जो है सो संगम की है। प्रयागराज में जो है सो नेहरू की जो है सो आज भी जो है सो बुनियाद है। और जो सो आपको क्या प्रयाग के जो है सो वहां की परंपराएं नहीं पता है, वहां पर क्या होता रहे आपको नहीं पता है, तो आप उसको कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं और अपने हिसाब से अपना एजेंडा लागू करते हैं। जाहिर है ये सब जनता जो है, देखिए आज के जमाने में हर कोई, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखिए गांव का जो गरीब गुरबा है वो भी आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। उसको पता है कि सच्चाई क्या है, वो सारी चीजें देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और उसके हिसाब से अपने फैसले करता है। यही वो वजह है कि कई बार ये सारे के सारे जो आप प्रोपेगेंडा जो चलाते हैं आम आदमी पर, उसका कोई असर नहीं होता। आप जाइए, अगर सरकार की कमियां है उसको उजागर कीजिए, तथ्यों के साथ उजागर करिए, लोगों को कन्विंस करिए कि हाँ जी इन्होंने गलत किया है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है आप कुंठित मानसिकता के तहत जो है सो सिर्फ जो है अपनी भड़ास निकालते रहेंगे, तो इसको जो सो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी और कोई उससे फायदा भी नहीं होगा। तो अगर आप जो सो चाहते हैं कि इस देश में भाई सरकारें अकाउंटेबल हो, तो पहले जहां आपकी अपनी सरकारें हैं वहां तो कोई मॉडल बना लीजिए, फिर दूसरों को बताइए। आपकी सरकारें जहां पर हैं वो तो या तो मौत के आंकड़े छुपाने में लगी हैं, अपनी तस्वीर चमकाने में लगी हैं, या फिर जो सो चुनाव को देखते हुए मुस्लिम वोट बैंक जो सो अपने झोली में डालने के लिए मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पर ठीक ठाक है उस जगह को एक अलग जिले में जो है सो घोषित करने के लिए जो सो बिल्कुल युद्ध की रफ्तार से आप आगे जा रहे हैं। तो काम ऐसे नहीं चलता। तो ऐसे में जो मौत की जो सियासत है, मौत के आंकड़ों की जो सियासत है, वो जो है मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फायदा पहुंचाने वाली है, क्योंकि आपने नहीं, देख लिया फायदा किसानों देखिए के आंदोलन के नाम पर क्या हुआ, जी। उसका कोई और रिफ्लेक्शन नहीं आया। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी विरोध और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए आप देश को इतना बदनाम करने को तैयार है और मिथ्या फैलाने को तैयार है। उस व्यक्ति का मैं क्या भरोसा करूं जो अपने आप को कश्मीरी पंडित बताता है, लेकिन आज तक कश्मीरी हिंदुओं के हित में कभी एक बात नहीं कही। उस व्यक्ति का मैं क्या कहूं जो जनेऊ को अपने जैकेट के बाहर धारण करता है ताकि मीडिया फोटो ले सके। उसको क्या जनेऊ का कोई आदर होगा। उस व्यक्ति के हिंदुत्व के बारे में मैं क्या बात करूं, और ऐसी पार्टियों के बारे में क्या बात करूं जो कि हिंदुओं को सिखों से लड़ाने में 2 बार संकोच नहीं करते, जो उन्होंने 84 के बाद इसको चुनाव जीतने के लिए जो उन्होंने किया, जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के 2 बार नहीं सोचते। उस पार्टी और उस व्यक्ति का और उस विपक्ष का मैं क्या करूं जिसने कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि उत्तर प्रदेश में आप जाकर पंचायत के चुनाव मार्च के पहले खत्म कराइए। ये कोर्ट का ऑर्डर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसकी वजह से ये चुनाव कराए गए। और फिर बाद में आकर आपने खुद ही योगी को दोष देने की कोशिश की और कहा कि तुमने पंचायत के चुनाव क्यों करवाए। बावजूद इसके कि पंचायत के चुनाव हुए, बावजूद इसके कि 3 लाख टेस्ट के बावजूद यहां पर आज संक्रमण दर जो है वो 5% से नीचे है उत्तर प्रदेश में। और वहीं पिछले 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 7 दिनों का एवरेज है 28,000 केसेस केरल में, जहां पर 221 रैलियां राहुल गांधी ने की और फिर और 22 जो है पर्व जो है वहां पर उनको मनाने का बिना किसी कोविड प्रोटोकॉल के उसको मनाने की अनुमति दी गई, क्योंकि वो सब 6 अप्रैल से पहले हो रही थी। और ताकि ये जो वोट ट्रांसफर जो हुआ है एलडीएफ के लिए वो हो सके।
इतनी गंदी राजनीति खेली गई। आपने वैक्सीन के डोसेस को वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन आपके वहां मृत्यु दर 7,700 है। इतना सा राज्य और 7,700 का मृत्यु का आंकड़ा, और 27,000 केसेस का एवरेज पिछले 7 दिनों का, और आप कह रहे हैं कि आपने जो किया सब कुछ ठीक किया। बंगाल में प्रधानमंत्री की तो चुनावी रैली 5वें फेज के बाद तो हुई नहीं, क्योंकि आपने उनको टोक टोक कर कोस कोस कर बंद करवा दिया। लेकिन फिर तृणमूल कांग्रेस ने जितनी रैलियां की, उनके नेताओं ने जितना भी कोविड का उल्लंघन किया, किसी ने कुछ नहीं किया, उसकी अनदेखी हो गई। डीएमके ने इतना बड़ा रैली, इतनी बड़ी रैली किया। आज तमिलनाडु का मृत्यु दर देखिए, मेरे सामने खड़ा है मृत्यु दर तमिलनाडु का। 21,000 मौतें हुई हैं तमिलनाडु में। 21,000, 19 लाख केसेस हैं तमिलनाडु में, और इस डीएमके को आपने कोई सवाल नहीं पूछा। आए दिन वहां से लोग ये कह रहे हैं कि देखिए यहां पर तो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं लेकिन मृत्यु के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। वहां पर भी शमशानों में जगह नहीं है, कोई उनको कोई वहां उनको आहुति देने के लिए, आग देने के लिए व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसकी क्या रिपोर्टिंग हो रही है? और मैंने आपको महाराष्ट्र का हवाला दिया ब्रजेश जी, अभी मैं ये आंकड़ा आपके सामने पढ़ रहा हूं, 90,350 मृत्यु हैं। 90,350 डेथ्स इन महाराष्ट्र। भारत का जो ऑफिशियल आंकड़ा है 3,11,000 है, और ये 90,350 सिर्फ महाराष्ट्र से, यानी 1/3 मृत्यु दर जो मौतें जो हुई हैं वो एक प्रदेश महाराष्ट्र में हुई है, जहां 3 विपक्षी पार्टियां हैं सरकार में। किसी ने सवाल पूछा है उनसे? नहीं नहीं, और आप सबसे एक खास बात फोटो ये मुझे देखिए दिखा ना दीजिए कि मुंबई की। एक फोटो ये मुझे मुंबई के क्रेमेटोरियम्स की आप मुझे दिखा दीजिए, कहीं पर कोई विदेशी मीडिया पर चला दे, और जो हमारे जर्नलिस्ट अपने आप को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बताते हैं, एक स्टोरी करके बता दें, एक तस्वीर निकाल के दिखा दें, एक सवाल पूछ के दिखा दें। 1/3 मृत्यु एक प्रदेश से है, और जिसे कि प्रगतिशील प्रदेश माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि जो 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 वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स इन आवर कंट्री है। नहीं नहीं, मजे की बात ये देखिए ना कि आप जो है महाराष्ट्र की आपने चर्चा की, आपने तमिलनाडु की चर्चा की, आपने छत्तीसगढ़ की चर्चा की। भले ही मान लीजिए जो है मैं कह दूं कि भाई तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, लेकिन महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में कौन से चुनाव थे, या पंजाब में कौन से चुनाव थे जहां पर इतना बड़ा कोरोना का विस्फोट हुआ? महाराष्ट्र ने तो जो सो पूरे देश की जो कोरोना के सामने की जो लड़ाई थी उसको फेल किया, उसको पराजित करने का काम किया। तो सवाल ये है कि जो है, जो राज्य सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट रहा, जहां पर कि एक दो नहीं बल्कि पूरी 3 पार्टियां जो आज की तारीख में अपोजिशन में है, वो जो है मिलकर वहां सरकार चला रही है। राजस्थान जहां पर कि एक पार्टी की अपनी फुल मेजोरिटी की सरकार है, छत्तीसगढ़ जहां पर कि कांग्रेस की अपनी फुल मेजोरिटी की सरकार है, पंजाब जहां पर कि कांग्रेस की अपनी सरकार है, उन सरकारों ने क्या किया भैया? सवाल ये है कि वहां तो कोई चुनाव नहीं हो रहे थे। अगर आपका तर्क ये है कि भाई चुनावों की वजह से जो है कोरोना फैला, तो फिर महाराष्ट्र में कौन से चुनाव हो रहे थे? आप उसके बारे में दीजिए ना, फिर अपनी फेल्योर को स्वीकार करिए। और अगर आप ये भी तो नहीं आरोप लगा सकते कि भाई जो है सो महाराष्ट्र के पास पैसे नहीं है। भाई देश का सबसे समृद्ध राज्य है, और उसकी अपनी राजधानी मुंबई, जिसके बारे में क्या कहा जाए, देश की आर्थिक राजधानी, वहां पर आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाए। पूरी दुनिया में जो है सो हमें शर्मिंदा होना पड़ा मुंबई की वजह से, जिस तरीके से वहां केसेज आए। आप ईमानदारी से उस पर चर्चा तक नहीं करना चाहते, तो आप जस्टिफिकेशन दीजिए ना। अगर आपका तर्क ये है कि भाई चुनाव की वजह से जो है कोरोना फैला, तो फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान के लिए आपका क्या तर्क है, जहां पर कि आप सत्ता में है? वहां पर क्यों कोरोना इतनी तेजी से फैला? अब मान लीजिए कि चलिए भाई जो है सो उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगह पर राज्य की सरकारें जो सो बीजेपी की, और मान लीजिए एक पल को की सब नालायक सरकारें हैं, लेकिन जहां पर आपकी लायक सरकारें, उन्होंने क्या किया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और मजे की बात यह है कि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, महाराष्ट्र के मुकाबले जो सो गुजरात के आंकड़े कहीं है ही नहीं, काफी कम आंकड़े हैं। आप जो सो आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तुलना कर लीजिए, आप जो सो पंजाब की तुलना कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की आप पॉपुलेशन की साइज देख लीजिए, उसके हिसाब से बाकी जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है उनकी तुलना कर लीजिए, जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। तो आप उस पर अगर आप में ईमानदारी हो, यहां तक कि मौत के आंकड़े, अगर मौत के आंकड़े की ही बात कर रहे हैं और आपको उससे बड़ी खुशी मिल रही है, और मुझे लगता है कि अगर आप उसी औसत को परकोलेट कर दीजिए, जो भयानक आंकड़े जो न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो भी तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस राज्य का है जहां पर कि आपकी सरकार है। तो उसके लिए तो कायदे से अभी तक आपको जो अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लेना चाहिए था कि भाई तुमने जो सो नाक कटा दी। लेकिन एक बात नहीं, एक चर्चा नहीं,
और आप जो है सो घोंपे जा रहे हैं, घोंपे जा रहे हैं कि भाई जो है सो मोदी ने फेल कर दिया, मोदी ने फेल कर दिया। अरे जहां पर आप सत्ता में बैठे हैं, जहां पर की सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जहां पर कोई चुनाव नहीं था, जहां पर कोई आर्थिक संकट नहीं है, जो कि सबसे समृद्ध राज्य है, उसके बारे में बात करिए ना। बात करने को तैयार नहीं, आप भाग जाते हैं वहां पर। और आपने सही कहा कि मुंबई के शमशान या कब्रिस्तान की एक तस्वीर कहीं नहीं दिखती। और ये जो हमारी देश की इंटेलेक्चुअल क्लास की जो बौद्धिक बेईमानी है ना, उसका सबसे बड़ा सबूत है। यह जो विदेशी मीडिया जो है, वह जो किस तरीके से बायस ढंग से अपना काम करता है, उसका भी रिफ्लेक्शन है। वो इलाहाबाद की तस्वीर, प्रयाग की तस्वीर तो छापेगा, वो भोपाल की तस्वीर छापेगा, लेकिन उसको मुंबई नहीं याद आता। ये है कड़वी सच्चाई है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो सबसे सबसे बड़ी बात है, ये कितनी गंदी राजनीति है कि आपने 500 शब्द, 600 शब्द, 2000 शब्द जो गिनाए, वो गिनाकर आपने उसकी उसके लिए उसकी राजनीतिक रोटियां सेक ली, लेकिन 90,350 मौतें हुई हैं ब्रजेश जी, और आपने उफ तक नहीं किया, और वहां पर जाकर शव नहीं गिने। ये जिस तरह की राजनीति की जा रही है, इतनी गंदी राजनीति की जा रही है, और खासकर आप लाशों की राजनीति कर रहे हैं। आप वो राजनीति क्यों नहीं कर रहे जहां जहां रिकवरीज की राजनीति है, जहां लड़ाई की राजनीति है, जहां फाइट बैक की राजनीति है? ये राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप इस बात पे compete क्यों नहीं कर रहे हैं कि मेरा वैक्सीनेशन वेस्टेज रेशियो सबसे बेस्ट होगा, कब सबसे कम होगा दुनिया देश में, मेरा वैक्सीनेशन रेशियो और रेट सबसे बेस्ट होगा, मेरे प्रदेश में मृत्यु दर सबसे कम होगा, मेरे प्रदेश में रिकवरी सबसे ज्यादा होगी, मेरे प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जल्दी ठीक होगा, मेरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट सबसे पहले लगेंगे। आप ये कॉम्पिटिटिव राजनीति कीजिए ना। ये राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं ब्रजेश जी? दरअसल उस तरह की राजनीति करने में जो है श्रम लगता है। उस राजनीति करने के लिए इरादे मजबूत चाहिए, नेतृत्व को जो है सो सकारात्मक ढंग से सोचना होगा। लेकिन जहां पर उसका इरादा ही नहीं, वो आप कैसे करेंगे? उसमें तो श्रम लगता है ना। उसमें बयान बहादुरी की जगह जमीन पर जाकर, धरातल पर जाकर आपको काम करना पड़ता है। अपना अर्थशास्त्र ठीक करना पड़ता है। ध्यान रखें कि सारी चीजें हवा में नहीं होती। अगर आपको राज्य में अस्पताल लगाने हैं तो पॉकेट में रुपल्ली चाहिए, पैसे चाहिए। अगर वो पैसे आप जैसे विज्ञापनों पर खर्च करेंगे, अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च करेंगे, या अपनी पार्टी में झोंकेंगे किसी तरीके से रूट करके, तो उससे तो बात नहीं बनेगी ना। आपको जो है धरातल पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, अपने इनकम जुटानी पड़ेगी। जब आप सब्सिडी के जरिए वोट खरीदने की राजनीति में पूरे टाइम लगे रहेंगे, तो आप कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? ये श्रमसाध्य काम है। इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। उसके लिए 24/7 आपको बैठना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें होंगी ना। लेकिन जहां पर आप अपने राज्य की राजधानी में रहने को तैयार नहीं हो, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में जो सो पार्टी का काम करने के लिए आप आगे जाते रहें और दूसरों को वो भी कोसते हुए, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना। उसके लिए जो है सो बड़ी जबरदस्त इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आप जब बात करते हैं, तो उसका ढांचा बहुत बड़ा है। जो छोटे-छोटे राज्य जिनमें आपकी सरकारें हैं, वो तो बहुत छोटा-सा सिस्टम है, उसमें कोई भी चेंज करना बहुत आसान है। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं भैया? करिए ना। लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी मंशा नहीं। अगर आप मान लीजिए एक तरफ जब आप कह रहे थे कि भई आप हमें वैक्सीनेशन की छूट दीजिए, हम अपनी ताकत के साथ वैक्सीनेशन करेंगे। आज आप क्यों फिर रोना रो रहे हैं कि भई जो सो हम वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हैं, सरकार खरीद के दे केंद्र की। इसका मतलब है कि आपके इरादे कभी नहीं थे। आप उसमें भी राजनीति करना चाह रहे थे। अगर वैक्सीनेशन के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होती, तो आप जो भारत में वैक्सीन डेवलप हुई, उसका विरोध नहीं करते, उसके खिलाफ शक का माहौल नहीं बनाते। और जब आपको अकल आ गई, तो फिर जो सो आप एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर देते, तो आप तो वो भी नहीं कर रहे। ना तो आपने कोई बजटरी प्रोविजन किया और ना ही अपना कोई रोड मैप बनाया। आप तो सिर्फ और सिर्फ लाशें गिनने में लगे रहे कि किस तरीके से जो है सो मोदी पर हमला किया जा सके। तो इससे तो बात नहीं बनेगी ना। तो आपने जो कहा कि क्यों नहीं हो रहा है ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में, जो बार-बार बातें की जाती है, राज्य क्यों नहीं तस्वीर पेश कर रहे हैं एक सकारात्मक? तो तब होगा ना जबकि आपके इरादे होंगे। इरादे तो है नहीं। आपका इरादा तो महज राजनीति है। राजनीति से आगे बढ़कर अगर विकास को धरातल पर उतारना है, तो उसके लिए दौड़ना पड़ेगा लगातार, और वो भी सकारात्मक दिशा में। नेगेटिविटी से जो सो ना तो अस्पताल बनते हैं और ना ही ऑक्सीजन प्लांट खड़े होते हैं। उसके लिए तो सकारात्मक सोच चाहिए और सकारात्मक कदम चाहिए, तब जाकर। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता ब्रजेश जी
कि ये जो पूरा टेक्निक है ना, ये जो पूरा टैक्टिक है, जहां पर आप अपने ही लोगों को, पिट्ठों को यूज कर रहे हैं, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने की एक नियो लेफ्ट और एक अल्ट्रा लेफ्ट पोजीशन ले लिया है, और जिनका एक आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से, और जिनको कि वो एक हिंदुत्व पार्टी और हिंदुत्व लीडर की तरह देखते हैं, आप उसका उनका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई सवाल ना पूछे, आपकी कमियों को कोई ना दिखाए, आपने जिस तरह से इस देश को इस लड़ाई में कमजोर किया है, इसको कोई हाईलाइट ना करे। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये टैक्टिक है कि चलिए उनको गलियाते हैं, वो सब कुछ उन पर, सारा दोष उन पर मर देते हैं, ताकि हम पर कोई ब्लेम ना आए, हमसे कोई सवाल ना पूछे, सब कुछ डिफ्लेक्ट कर दो। नहीं, नहीं, आप देखिए ना भई, अगर आप कहते हैं कि भई इस देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर क्यों है, तो इसका जवाब तो आप ही को देना चाहिए ना। भई आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा समय तक, 7 दशक तक आप सत्ता में रहे, आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? आप ये देखिए कि भई आपने उस 7 दशक में जो किया और उसके बाद जो सरकारें आई उसने क्या किया? उसको कंपेयर कर लीजिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो तो यहाँ पर तो जवाब का सवाल पूछने की आदत है, तो फिर कैसे आप जो उसमें सही सवाल नहीं पूछ सकेंगे? तो इसलिए जो है समस्या है वहाँ। आप हम्म। अपने रिकॉर्ड को अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने रिकॉर्ड को देखेंगे नहीं, तो फिर जो है, फिर तो आप सामने वाले का ही बुरा कि कैसे दिखे इसकी कोशिश में आप लगे रहेंगे, और जब अगर आपकी कोशिश अगर इतनी नेगेटिव माइंडसेट होगी, तो फिर आप पॉजिटिव चीजें कैसे कर पाएंगे? तो आपकी बात सही है हम्म। कि भाई महाराष्ट्र की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसलिए आप उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाओ। छत्तीसगढ़ की तरफ ध्यान ना जाए, इसलिए गुजरात की बात करो। आप जो है सो राजस्थान का खराब ना दिखे, इसलिए आप मध्य प्रदेश के अखबार की हेडलाइन तलाशो, और वही हम्म। अखबार उसने जो है सो राजस्थान का दिखाया तो उसको गोल कर जाओ, उसमें कुछ बोलो तक नहीं, उसको हम्म। खारिज करने में लग जाओ। तो जाहिर सी बात है कि आप ध्यान भटकाने के लिए, ताकि लोगों को उनकी कमियां ना दिखे, वो किसी और की कमियां दिखाने में लगे हैं, और उससे जो है सो बात बनेगी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि कमी जहां भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर बीजेपी की सरकार गलत कर रही हो तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उसकी तरफ ध्यान दिलाया जाना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार, लेफ्ट की सरकार, कोई भी सरकार, बिकॉज यह देश की आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें यह नहीं हो सकता ना कि भाई हम जो है अगर पाप करेंगे तो पाप नहीं, दूसरे का पाप मुझे पाप दिखेगा। अरे भाई पुण्य कमाने की कोशिश करो ना, आप पुण्य कमाओ और कहो कि भैया आप पाप कर रहे हो, क्या आप हमारे पुण्य से प्रेरणा लो। आप जो हम्म। सो मॉडल सेट करो, उसको कहो कि भैया हमने तो देखो इतना बड़ा जो है सो हमने फॉर्मूला दे दिया, आप इसको फॉलो करो। वह जो है सो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होगी। लेकिन उसके लिए जो है सो मैंने बार बार कहा कि इरादे बहुत मजबूत होने चाहिए और बहुत सकारात्मक सोच होनी चाहिए। यह जो है नकारात्मक मानसिकता और जो सो छापामार ट्वीटों से कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया जो है वह जो है सो काम करने से आगे बढ़ती है, चलती है। इस तरीके से बयान बहादुरी करके नहीं चलती, और ये सबको समझना हो। चलिए ब्रिजेश जी, आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। खबरें बहुत सारी हैं, आज काफी न्यूज़ी डे है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हर जगह है, पर एक डेवलपमेंट जिसकी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारा जो कोविड केस लोड है वो दिन ब दिन कम होता जाए, और जो डेथ रेट है वो भी दिन ब दिन कम होता जाए। अगर आज भी जितनी भी एक भी जान जाती है तो तकलीफ दे है, लेकिन दुनिया भर में अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी आबादी और संक्रमण के डर के बावजूद हमारा जो मोर्टालिटी रेट है वो 1.1% है, और हमारा जो रिकवरी रेट है वो आज 89% है। तो फोकस किस पर करने की जरूरत है, ये इस पर थोड़ा सा हम सबको सोचने की जरूरत है। हम पर गर्व होना चाहिए। हाँ, हमने किसी को खोया है, किसी को तकलीफ में देखा है, लेकिन हमने उनको भी देखा है जो इस संक्रमण को हराकर आगे निकले हैं। और एक देश है, एज अ कंट्री, जब हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे हमारे देश में। पिछले साल के मुकाबले भी इस साल के क्वार्टर में सबसे ज्यादा है अभी तक, जो निवेश हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बावजूद इस संक्रमण के, ये हमारी एक इकोनॉमी है जो चल रही है, एक व्यवस्था है जिसको कि चालू रखा गया है, और एक तैयारी है जिसके जिसके लिए हम रेडी हैं। इस सब को हमको समझने की जरूरत है और इसको हाईलाइट करने की जरूरत है ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर, और साथ में आपको इस बात की भी एक तरह से बधाई देनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो कि आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने की काफी बड़ा पर्सनल रिस्क लेते हुए लगातार जो है सो को कोविड पीड़ित लोगों की सेवा की है, उनकी जान बचाई है, उनको स्वस्थ करके घर में भेजा है। और साथ में जो है सो एक मुझे लगता है ग्लोबल कम्युनिटी का जिस तरह का विश्वास है हमारे ऊपर। आपने एफडीआई के आंकड़ों की बात की, रिकॉर्ड नंबर पर एफडीआई आई है, वो भी उस
वर्ष में, जबकि हम पूरे साल कोरोना से जूझते रहे। तो भारत को दुनिया जो है किस तरीके से सकारात्मक ढंग से बड़े पोटेंशियल के साथ देख रही है, उसका बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। ऐसे माहौल में एफडीआई, वो भी तब जबकि आपकी अपनी सरकारें जो है, आपकी जो विपक्ष के जो दल हैं, जो खासतौर पे जहां पर भी आप ध्यान रखें अपोजिशन की सरकारें हैं या फिर अपोजिशन पार्टीज हैं, वो पूरी ताकत से भारत को नीचा दिखाने में लगी हुई हैं, अपना ही विरोध करने में लगी हुई हैं, अपने सरकार की, जो केंद्र की सरकार है या फिर जो अपने देश की हर किस्म की जो बुराई संभव है, जो एक तरह से कह सकते हैं ना डीसेलिंग बिजनेस की भाषा में, वो करने में लगी हुई है। तब अगर पूरी दुनिया ने इतना बड़ा भरोसा दिखाया है, इतने रिकॉर्ड तादाद में एफडीआई को इंजेक्ट करके, तो मुझे लगता है कि एक बहुत सकारात्मक तस्वीर है। जिन लोगों की भी जान गई, जिन्होंने भी अपने को खोया, उन सबके साथ सहानुभूति, लेकिन उन लोगों के सामर्थ्य और उनके परिश्रम को भी जो है सो हमें बिल्कुल सराहना करनी चाहिए, जिन्होंने किस पूरी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा हो, चाहे डॉक्टर हो या अधिकारी हो। और मुझे लगता है कि इसी नोट पर, इसी सकारात्मकता के साथ आज की हम लोग अपनी ये चर्चा यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर एक और ज्वलंत प्रश्न के साथ, मुद्दे के साथ हम आपके बीच आएंगे। आप सभी लोग जो हमसे जुड़े रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।